दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ हैं बिहार के बेगूसराय के रहने वाले एक छोटे से गांव के किसान, तेतरी गांव के किसान जयशंकर जी। हम उनके पास आपको लिए चलते हैं ये जानने के लिए कि देश में इस वक्त किसान का हाल क्या है। जयशंकर जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। जयशंकर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त किसान की स्थिति क्या है। इस वक्त किसान की स्थिति काफी दयनीय है, क्योंकि जो परिस्थितियां पैदा हुई, लॉकडाउन में जो यातायात बंद हुआ और हमारा उत्पाद उसी समय रबी हमारा मुख्य फसल रबी में ही होता है। उस समय हमारा उत्पाद हमारे पास आया और उसी समय सारे यातायात के साधन बंद रहे। हम बिहार का किसान या हमारे गांव के किसान निश्चित रूप से बहुत ही छोटे किसान हैं। यहाँ 10 बीघे की जमीन का एक प्लॉट नहीं है, मैक्सिमम है तो 2 से 3 बीघे का। बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ जमीन है और उसमें लोग अपने बैंक से कर्ज लेके या जो गांव में जो पैसा लगाते हैं महाजन से कर्ज लेके खेती करते हैं और जब उनके पास उत्पादन आता है तो निश्चित रूप से उसे बेच के उसे वापस करते हैं। अभी मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि फरवरी महीने में हमारे यहाँ 2400 रुपये क्विंटल मक्का था और आज जब हमारे पास बल्क में मक्का आया हम किसानों के पास तो 1150 रुपये से 1200 रुपये मक्के प्रति क्विंटल हो गया। अब इसी से अनुमान आप लगा सकते हैं कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर चीज खेतों में डाल दिया था और खेतों से जब वही उत्पाद हमारे पास आया तो एक तो इस बार विपरीत परिस्थिति कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, खैर वो तो अलग बात है। 1750 रुपया एमएसपी लागू है मक्के पर, एमएसपी हमें नहीं मिला और 1150 से 1200 में मजबूर हैं हम, क्योंकि किसानों को 6 महीने में आया था। किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 महीना इंतजार करता है और जब उसके पास उत्पादन आता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि किसानों के हाथ में ये है ही नहीं कि वो अपने उत्पाद का मूल्य तय करे। उसे कितनी भी लागत लग जाए, बाजार जो मूल्य तय करेगा उसी में हमें बेचना पड़ता है। और सरकार ने जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, अगर वह समर्थन मूल्य भी मिलता तो हो सकता था कि हमारी दशा और दिशा कुछ अच्छी होती, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 1750 एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य और 1200 रुपया में हम बेचने को मजबूर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में और 1200 रुपये में आज हम बेचने को मजबूर हैं, कल जब हम बेच लेंगे 1200 रुपये में, और जब हम डेयरी का काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो अगर हम खरीदेंगे उनसे कैटल फीड, पशु चारा, तो वो हमें कम से कम 20 से 22 रुपये किलो मिलेगा, यानी 2000 रुपये क्विंटल मिलेगा। तो ये परिस्थितियां हैं हमारी, क्योंकि हमारे पास ना उतने संसाधन हैं। हम तो जैसे तैसे पशु पाल के खेतों में काम करके खेतों का उत्पादन करके। रही बात, अब एक छोटी सी बात मुझे अभी याद आई कि अब हम पशुपालन करते हैं, 20 भूसा अभी 1200 रुपये क्विंटल हमारे यहाँ है, क्योंकि बेगूसराय में सुधा बरौनी डेयरी होने के कारण काफी बल्क में पशुपालन होता है। तो यहाँ पशु चारा का ऐसा किल्लत हो गया है कि वो 1200 रुपये है और मक्का भी 1200 रुपये है। तो ऐसी परिस्थिति में भूसे के बराबर अगर उत्पाद, फसल अवशेष के बराबर अगर फसल की कीमत हो जाए तो किसानों की दशा और दिशा को साबित करने के लिए इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं। सरकार का कहना है कि वो इसको खत्म करना चाहती है और वो व्यवस्था कर रही है कि किसान किसी भी मंडी में ले जाकर के अपनी फसल बेच सकता है नए कानून के बाद। निश्चित रूप से आपने ये क्या एक किसान जी, मैं आपसे सवाल प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही देना चाहूंगा कि एक किसान जूता सीने से चंडी पाठ, यानी कि मिट्टी से लेके उत्पादन
मतलब उत्पाद को तैयार करने में अपनी पूरी व्यवस्था लगता है। और विपणन एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम, एक ऐसी चीज है जिसमें एक बाजार, बहुत अच्छी बात है, एक टैक्स की क्या व्यवस्था हुई, जीएसटी लागू हुआ, एक टैक्स एक देश, एक भारत, एक कृषि उत्पाद और सबका पूरा बड़ा बाजार। क्या होगा उसमें भी बड़े लोग जो जिनके पास पैसे होंगे वो अपने सामान को अच्छी कीमत से जहां मिल रहा है वहां जाके बेच लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? हमें तो फिर उन्हीं बिचौलियों के हाथों में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 10 किलो अगर सब्जी है उसे हम किस बाजार में बेचने जाएंगे? उसे तो हमें लोकल में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपये किलो, जैसे अभी सूरज जी ने एक छोटी सी बात बोली थी कि 2 रुपये टमाटर। श्रीमान बहुत ऐसा उदाहरण है कि, और इस बार तो खैर सब्जी की बात ही छोड़ दी जाए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सब्जी की ये दुर्दशा हुई कि सब्जी उत्पादक किसान तो कमर टूट गई, वो तो सब्जी करना छोड़ देंगे। और जब सब्जी करना छोड़ देंगे तो फिर त्राहिमाम मचता है। त्राहिमाम इस सेंस में मचता है कि जब किसान के उत्पाद की कीमत बढ़ती है तो सबसे ज्यादा परेशान शहर में रहने वाले मध्य वर्ग होते हैं, जबकि उनकी थाली में हमारा उत्पाद, हमारी मेहनत हम उनके थाली में जाता है, लेकिन उसकी कीमत वो नहीं देना चाहते। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों को हर तरीके से मार पड़ती है और रही सही कसर प्रकृति पूरा कर देती है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से किसान को सहारे की आवश्यकता है। सहारा में मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे कोई आर्थिक मदद मिले, मैं चाहूंगा कि अच्छा तकनीक, वो बीज, वो मुझे ना कंपोजिट मिले ना वो, और मैं उस स्वदेशी की बात नहीं करता हूँ कि जिस स्वदेशी से लोग अपने अपने जेब भरे। मैं उस स्वदेशी बीज की बात करता हूँ। आपको जानकारी होगी कि कोस कोस पर पानी बदले अचार कोस पर पानी। तो उसी तरीके से भारत में 1,14,000 प्रजातियां थी धान की, खाद गिनती की प्रजातियां बची, क्योंकि पानी के साथ ही धान का फसल बदल जाता था। तो लेकिन इस बाजारवादी व्यवस्था ने इसको एक करना है ना, इसको समाप्त कर देना है हमें, क्योंकि हम ग्रास रूट पे हैं। ग्रास रूट हम एजेंडे में नहीं है, बाजार के एजेंडे में कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास बाजार को देने के लिए नहीं है। हम बाजार से कुछ अपेक्षा रखते हैं कि हमें कुछ मिले। बाजार उसे तरजीह देता है जो बाजार को पैसा मुहैया कराता है, और किसान इस मामले में उसका जेब खाली है। भारतीय किसान आज भी निश्चित रूप से, कोई अगर कहा है कि कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जीता है, कर्ज में मर जाता है, आज भी उससे नहीं उभरा है। खूब हम नारा लगा लें कि 2022 में भारत का किसान की आय दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी होगी, जीवन स्तर में बदलाव नहीं होगा। और आय कैसे दुगनी होगी, उससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बता के आपको बता दिया कि आय अलग चीज है, उत्पादन अलग चीज है। कृषि उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हम अपने खेत को अगर आपके यहाँ गिरवी रख दें, हम अपना खेत बेच के अगर हम भोजन करें और अपना जीवन स्तर बढ़ा लें तो हमारी आय दुगनी हो जाती है क्या? बहुत दुखद परिस्थिति है श्रीमान। और हर चिंतनशील, हर समाज के आम लोगों के बारे में चिंतन करने वाले, खास की बात तो खास लोग कर ही रहे हैं, आम लोगों के बारे में चिंतन, जो क्योंकि हम एजेंडे में, सरकार के एजेंडे में नहीं, सरकार बाजार के से नियंत्रित है, बाजार के एजेंडे में हम नहीं है, इसलिए सरकार के एजेंडे में नहीं। तो हमें सशक्त करने के लिए हमें उस तकनीक की आवश्यकता है, उस साथ की आवश्यकता है, उस नेतृत्व की आवश्यकता है, क्योंकि किसान ऐसा वर्ग है जिसे हमें हमेशा छला गया है। वो बड़ी बड़ी बातें अलग हैं, किसानों के हित में स्वनाम धन्य लोग बहुत ऊंचे चले गए, किसान वहीं रह गया। आज किसान अगर कोई सुनता है तो निश्चित रूप से इलीट क्लास, जो शहरी लोग कहलाते हैं, उनके सामने एक चित्र उभरता है। वो गांव में रहने वाला गवार होगा, उसके पास गाय होगी, उसके पास गोबर होगा, वो गरीब होगा। भाई साहब, हम कैसे गरीब होंगे? उसी गोबर के आधार पर तो हम इस दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन हमें इस मानसिकता में
बाजारवादी व्यवस्था में पैसे के बैरोमीटर पर हम निश्चित रूप से गरीब हैं, और गरीब होने के कारण हमें इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है, हम उपेक्षित हो जाते हैं। हम बैंक जाते हैं तो किसान सुन के ही बैंक वाले कहते हैं कि किसानों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है, नहीं तो बिचौलियों के माध्यम से मिल जाता है, वो दूसरी चीज। आम किसान कहीं एजेंडे में नहीं है, चाहे वो वित्तीय संस्था हो, चाहे सरकार हो, चाहे अब तो मुझे लगता है कि जो विचारक हैं उनके एजेंडे में भी हम नहीं है। पूरा बिहार के किसान जयप्रकाश ने बड़े सवाल उठाए हैं, जयशंकर जी ने बड़े सवाल उठाए हैं, और हमारा मकसद बिहार के एक छोटे से गांव तक जाने का यही था कि जमीन पर क्या हो रहा है ये हमें पता चले। उन्होंने मैं अपनी पीड़ा श्रीमान से शेयर किया हूँ, ये मेरी पीड़ा है, ये भोगा हुआ सच है एक किसान की। जी जी, तो उन्होंने अपनी हकीकत बताई है और रियलिटी बताई है कि कैसे छोटे छोटे किसान हैं जो नए कानून के बाद एक देश एक बाजार की बड़ी मंडियों तक, बड़े बाजारों तक अपना सामान ले जाने की स्थिति में नहीं है, और इस नए कानून से वो सहमत नहीं है कि इससे कोई बदलाव आएगा, उल्टे वो नुकसान की बात कर रहे हैं। जयशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द फिर आपसे मिलेंगे, हमारे साथ संपर्क में बने रहिए। शुक्रिया जी।